अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल इलाही। मेरे साथ मौजूद हैं फीफा इंस्ट्रक्टर इकबाल जूनियर साहब। पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में क्यों शामिल नहीं है, क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान की टीम क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, इन सारे सवालों का जवाब हम हमारे जो मेहमान हैं आज फीफा इंस्ट्रक्टर इकबाल जूनियर साहब उनसे जानने सर अभी हालिया पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई थी गवर्नर ऑफ सिंध से, तो फुटबॉल के हवाले से आपकी क्या बातें हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम हैदराबाद में एक टूर्नामेंट के सिलसिले में हम गए थे। फाइनल का हमें मदऊ किया गया था हमारे सीनियर मोस्ट फीफा रेफरी मोहसिन शिराजी साहब ने। जब गवर्नर सिंध को अपने दरमियान पाया तो सबसे पहले मोहसिन शिराजी ने बात की। उसके बाद शायद ही मुझे मौका नहीं मिल पाता, लेकिन दोबारा वो मेरे ही करीब से गुजरा और मैं उठा। जब मैंने अपना तारुफ किया, आप यकीन करें, उसने मुझे न सिर्फ गले लगाया बल्कि अपने सिक्योरिटी के जितने लोग थे उनको जो है हटाया। हटाने के बाद उसने मुझसे कहा क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं चाहता अपने ज़ात के लिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक ऑर्डिनेंस जारी करें जिसमें हमारे जितने स्कूल हैं प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक स्पोर्ट्स को कंपलसरी करें। क्योंकि मैं जितने ममालिक में गया हूँ वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कोई पुरसान हाल नहीं। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे या प्राइमरी स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल में अगर हम स्पोर्ट्स को मुतारिफ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उस लेवल से हम अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। अब एशियन गेम जब होते हैं, ओलंपिक वगैरह होते हैं, तो हम कोई मेडल नहीं ला पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो है ग्रास रूट से स्पोर्ट्स को की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देता, गवर्नमेंट का तवज्जो सिर्फ क्रिकेट की तरफ से है। करें क्रिकेट को तवज्जो दे, लेकिन दूसरे भी स्पोर्ट्स हैं उनकी तरफ। तो गवर्नर साहब ने जब मेरे बारे में उनको जान हासिल हुई, उसको मालूम हुआ कि मैं एक इंटरनेशनल फीफा लिस्ट में रहने वाला एक रेफरी हूँ, अभी फीफा है, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, बहुत खुश हुआ। उसने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद सैफुर रहमान साहब को उसी वक्त मेरे सामने कहा कि ये स्पोर्ट्स के मामलात हैं, इसको ज़रूर दें। सर इस वक्त तो फीफा वर्ल्ड कप तो चल रहा है, पूरी लियारी को देखे या मली को देखे, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है फुटबॉल के हवाले से बातें होंगी, मगर कुछ लोगों के दिलों में, ख़ासकर मैं अपनी बात करूँगा, आपकी बात करूँगा, पूरी आवाम की बात करूँगा, एक मायूसी है दिल में कि इन 32 टीमों में अगर पाकिस्तान की टीम भी होता। ये बदकिस्मती की बात मैं इसको कहूँगा। ये कतर का फ्लैग जो है मैंने आज इस वजह से लाया और पाकिस्तान के फ्लैग के साथ इस वजह से कि कतर 3 सितंबर 1971 को आज़ाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अच्छा, दोनों मुल्क जो है ब्रिटिश से आज़ाद हुए, बरतानिया से आज़ाद हुए। कतर ने अपने स्ट्रक्चर में, फुटबॉल के स्पोर्ट्स के स्ट्रक्चर में उन्होंने तब्दीली लाई, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने पैसे लगाए और वो फुटबॉल को आला मकाम देना चाह रहे थे और उन्होंने दे भी दिया। वहाँ के खिलाड़ी आसूदा हैं, वहाँ के रेफरीज आसूदा हैं, खुशहाल है, पैसा उनके पास है और वहाँ फुटबॉल इंतज़ामिया उनके पास पैसा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं हैं। खिलाड़ी जो है फुटबॉल जब खेलने जाते हैं तो दोबारा घर जाते हैं तो उनके फाके होते हैं, यानी खाने पीने का कोई सामान मुयसर नहीं होता, घरेलू मामलात उनके उलझन के शिकार होते हैं, रोज़गार नहीं होता। अब एक खिलाड़ी जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिसकी माली हालत सही नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, और फुटबॉल में सबसे गंदी सियासत हमारे फुटबॉल में है। कतर में कोई भी रेफरी सियासत नहीं करता, वो एक्टिव रेफरी है तो वो अपना मैच खिलाता है। कतर का कोई भी एक्टिव कोच वो है वो सियासत नहीं करता, वो अपने कोचिंग की तरफ, अपनी टीम की तरफ तवज्जो देता है। कतर का कोई भी ओहदेदार जो है वो सियासत नहीं करता, वो फुटबॉल के बेहतरी के लिए काम करता है। यहाँ बदकिस्मती है पाकिस्तान में, कोच सियासत में मुलव्वस है। जो कवानीन उनको रोकते हैं कि आप उन कवानीन के खिलाफ जा रहे हो, रुको, वो रुकते नहीं हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और जो फुटबॉल ओहदेदारान हैं उनको फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं है, वो ओहदेदार बनाए जाते हैं। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से हमारे फुटबॉल में मायूसी है और वो 75 सालों से हमारी फुटबॉल तरक्की कर नहीं पाई है। और कतर ने मेहनत किया, कतर ने जो है अपना जगह बनाया, मकाम बनाया।
कतर तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के भी फाइनल खेल चुका है। वहाँ हमारे वाले साहब के एक रिश्तेदार है नाकू पीर मोहम्मद, अभी तक भी वो हयात है, उनके 2 बेटे फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल कहते थे, नासिर और सालिम, गालिबन यही नाम है। तो मेरे ख्याल से नासिर ने या सालिम ने गोल भी किया था अंडर 19 के वर्ल्ड कप में और उन्होंने नाम कमाया। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स है, गंदी सियासत है, जो फुटबॉल का बंदा नहीं है वो फुटबॉल में इन्वॉल्व है। अभी मैं इधर एकेडमीज हैं, टंडो मोहम्मद खान साइड में मैं अभी गया हूँ, सांगड़ के साइड में गया हूँ, इतना अच्छा टैलेंट मौजूद है, लेकिन उनको निकालने की ज़रूरत है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सिर्फ अपील कर सकता हूँ, अगर आप वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो, एशियन चैम्पियनशिप खेलना चाहते हो, तो खुदारा फुटबॉल की तरफ तवज्जो दो। अगर फुटबॉल की तरफ तवज्जो होगी तब हम जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। सर, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का वजूद जो है 1948 में हुआ था, जिनके सरपरस्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1948 से 1950 का जो ये 2 साल का जो मुद्दत है, इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस खेले थे। 1950 के बाद पाकिस्तान का जो है वो ग्राफ वो नीचे आता चला गया। उस वक्त बिल्कुल फुटबॉल का मयार बेहतर था और मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे हिस्सा था। वहाँ फुटबॉल की इतनी चाहत पजीराई थी कि हमारे यहाँ से, कराची से, कोयटा से अच्छे खिलाड़ी वहाँ पे प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते थे। एक तो 71 में बांग्लादेश का जाना भी हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का सबब बना, क्योंकि न सिर्फ हमारे तमाम मामला उनसे अलग हो गए, हमारे फुटबॉल भी नीचे से नीचे सतह तक गया। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, जब हमने एप्लीकेशन ली थी, हम रजिस्टर हुए थे फीफा में, तो हमारा फुटबॉल का मयार बेहतर था। उस वक्त फुटबॉल में लोग इंटरेस्ट रखते थे, फुटबॉल का शौक़ रखते थे, लेकिन उसके बाद से जब पॉलिटिक्स ने, जब सियासत ने, जब गंदी सियासत, मैं कहता हूँ गंदी सियासत फुटबॉल में इन्वॉल्व हुई और फुटबॉल का बेड़ा गर्क हुआ। बदकिस्मती से रूल में, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कोई एक कोच, कोई एक रेफरी पॉलिटिक्स कर नहीं सकता, किसी अपने एसोसिएशन का अहदेदार नहीं बन सकता। वो जो है फ़ाल कोच और रेफरी जो है वो अपना सिर्फ काम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती है। पाकिस्तान में सर पाबंदी जो फीफा ने हटा दी, उसके बाद अभी पाकिस्तान और नेपाल का जो दोस्ताना मैच हुआ था, आप क्या क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान और नेपाल की जो मैच के बारे में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के साख को कुछ फ़ायदा हुआ है? देखिए, ये एक अच्छा कदम मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन नेपाल से मुकाबला करने में मैं नहीं समझता हूँ कि हमें जो है टेक्निकली या कोई फ़ायदा मिलती। मैं तो कहता हूँ अगर अफ़गानिस्तान से मैच होता, ईरान से मैच होता, ईरान तो खैर वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ़ था, अगर वो मैच अफ़गानिस्तान से होता, तुर्कमेनिस्तान से होता, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलते, हम टेक्निक हासिल होती। नेपाल तो हमारी ही हम बराबर एक टीम है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से अभी सस्पेंशन ख़त्म हुई है, मैं इसको एक अच्छा इक़दाम समझूंगा कि हमारी इंटरनेशनल मुकाबलों में वापसी हुई है और हम इंटरनेशनल एक फुटबॉल मैच खेल चुके हैं। सर, पाकिस्तान नेपाल में जो अभी मैच हुई तो उसमें भी जो है पाकिस्तान, अब कराची, लियारी की बात करें तो काफ़ी सारे जो है, मलीर में भी काफ़ी सारे प्लेयर है, मगर वहाँ पे भी देखा गया कि गैर मुल्की खिलाड़ी खेल रहे थे। देखिए, ये मैं आपको अपनी ज़ात की बात बताऊं, मैं सिर्फ राय दे सकता हूं, मैं सिर्फ अच्छाई की तरफ लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जो खिलाड़ी अभी उन्होंने बुलाए थे, इससे कई गुना अच्छे खिलाड़ी अगर आप यूएई में जाएं, कतर में जाएं, वो पाकिस्तानी निज़ाद खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं समझता हूं अगर इन खिलाड़ियों को अगर ओबलाइज किया जाए, आप यकीन करें हम 3 साल के अंदर अंदर एशियन चैम्पियनशिप तो खेल ही सकते हैं। पाकिस्तानी निज़ाद अच्छे अच्छे खिलाड़ी यूएई में खेलते हैं, कतर में खेलते हैं, अबू धाबी में खेलते हैं, बहरीन में खेलते हैं। अगर उनको भी ओबलाइज किया जाए, अगर वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन समझता है कि मुझे एक मजबूत टीम बनानी है, तो वो उनको भी शामिल कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर ज़रा टेक्निकली अगर हम देखें, हमारा जो मयार है, उनका मयार हमसे काफ़ी बेहतर है। अगर वो हमारे नेशनल हैं, अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनको खेलना चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए। अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं हमारे, कराची में भी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, चमन में अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, कोयटा में अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, पंजाब में अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि उसमें ईमानदारी होना चाहिए और मुखलिसी होना चाहिए, बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
सर अभी हालिया जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं इसमें यकीनी तौर पर आप भी तो मैचेस देख रहे होंगे, तो आप क्या समझते हैं उन मैचेस को देख के क्या लगता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रहा है और हमारे पास टेक्नोलॉजी की बहुत फुकदान है? मैं सबसे पहले हाँ भरी आवाज़ में, अपने दिल की हाँ भरी आवाज़ में मैं कहता हूँ कि मैं एक बदबख्त खित्ते में रहता हूँ। मेरा खित्ता जो है शायद मुझे समझ नहीं पाया। मैंने फीफा को 11 साल रिप्रेजेंट किया। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी वर्ल्ड कप का कोई मैच देखूं। चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी था, मैंने अपने 2 दोस्तों को भी कहा था, 2-3 दोस्तों को भी कहा था कि आप सिर्फ मुझे टिकट स्पॉन्सर करें, वहाँ मुझे स्टेडियम में अंदर जाने के लिए मुझे इंशाल्लाह ताला टिकटें मिल जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती है, मुझे किसी ने मदद नहीं किया और मैं अपने तनख्वाह से अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 11 साल, मलीर को रिप्रेजेंट किया। कम से कम डिप्टी कमिश्नर की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसको तो इतना तक पता नहीं है कि मैंने जब उससे बात की थी कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसने बोला हो आपका इतना बड़ा स्टोरी। मैं गवर्नर को सलाम पेश करता हूँ कि जब मैंने गवर्नर को कहा कि मैं इंटरनेशनल रह चुका हूँ पाकिस्तान का और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान का, उसने मुझे गले लगाया। बहरहाल मेरे अपने नुमाइंदों से भी मैंने बात की थी, लेकिन आप यकीन करें बदकिस्मती है मेरी कि उनकी तरफ से मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अगर वो कम से कम मुझे सवाल का जवाब देते तो मैं भी कुछ होता। अब आता हूँ आपके सवाल के दूसरे हिस्से में। देखें, दुनिया में वर्ल्ड कप के जब मैचेस होते हैं ना, दुनिया एंगेज रहती है वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए। एक जुनूनियत है, एक लगन है, एक मोहब्बत है फुटबॉल से दुनिया में। इसी तरह आप लियारी में देखें, मलीर में देखें, वहाँ सिद्दी गोड में देखें, शराबी में देखें, हमारे मुजफ्फराबाद में देखें, आप पूरे मुल्क में आप जाके देखें, चमन, क्वेटा, बलूचिस्तान, पंजाब, हर जगह ये जुनूनियत है, फुटबॉल का शौक़ है, फुटबॉल की चाहत है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमारे मुल्क में जो है फुटबॉल के साथ इंसाफ नहीं हुआ। सर अभी इस वर्ल्ड कप में तो 32 टीमें खेल रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 2026 की वर्ल्ड कप में 48 टीमें शामिल होंगे और हमारे साहब कप्तान मोहम्मद ईसा साहब ने ये भी कहा है कि अगर हमारी फेडरेशन के मामला सही हों तो 2030 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम खेल सकती है। देखिए, मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, रेफरिंग के लिहाज से मैं कोच नहीं हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन एज ए कोच नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं कैप्टन ईसा की इस बात की तायद करूँगा, मैं उस हद तक इस बात की तायद करूँगा कि अगर हम 48 टीमें जब होंगी, अगर हमारी फुटबॉल का स्ट्रक्चर जिस तरह से यूरोपियन, लातीनी अमेरिका, जिस तरह एफसी के जो बकाया ममालिक हैं उस तरह से जो बना हुआ है, अगर उसी तरह से बनाया जाए और अभी से तकरीबन ग्रास रूट के बच्चे हर सूबों से 200 बच्चे वो रखें, मैं समझता हूँ ये 22 से 8 साल हमारे पास पड़े होंगे। इन 8 सालों में बिल्कुल कैप्टन ईसा का बात सही होगी इंशाल्लाह। ये 8 सालों में एक अच्छा टीम हम तैयार कर सकेंगे। मैं इसको नामुमकिन नहीं समझूंगा। ईसा खान ने जो बात की है उन्होंने सही की। सर फीफा ने पाबंदी तो हटा दी है, तो कुछ रूल्स और कानून भी जो है वो लागू किए हैं। ख़ासकर मैं बात करूँगा कनेक्ट प्रोग्राम की। कनेक्ट प्रोग्राम के हवाले से यहाँ के जो है कल्बे हैं या उनके सेक्रेटरीज, मैनेजर, उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल ये बात सही है। बहुत से जगहों में गया हूँ, अभी मैंने इंटीरियर सेल का दौरा किया है, तो बहुत से लोगों को जो है ना वो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बहुत से लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको जो है इस कनेक्ट जो रजिस्ट्रेशन का मामला है इस पर इबाम भी है। तो इन लोगों को चाहिए, जो जितने, मैं सजेशन सिर्फ दे सकता हूँ, जितने स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक वक्त के हैसियत से, वक्त की शक्ल में उनसे बात करें कानूनी दायरे में रहते हुए, क्योंकि अब हम इलेक्शन के प्रोसेस पे जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ क्लब की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जो भी इलेक्टेड बॉडी आए वो काम करे, क्योंकि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्शन जितना जल्द हो सके वही पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए बेहतर है। तो इनको चाहिए, स्टेक होल्डर को चाहिए कि ये व्हाट्सएप ग्रुपों में जितने बातें करते हैं उससे बेहतर ये है कि ये एक वक्त बनाए, ये चेयरमैन साहब को कायल करें कि भाई ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही जो है ना क्या कहते हैं उनको, बहुत ही सख्त है या नामुमकिन है, पेचीदा है, लिहाजा इसको ज़रा आसान किया जाए ताकि हम
अपने जो जितने क्लबें हैं उनको आसानी से रजिस्टर करें और वो क्लबें जो है फिर अगले इलेक्शन में हिस्सेदार हों। सर एक सवाल एक बार जूनियर के हवाले से मैं कहूँगा, एक बात हमने सुनी है, अभी उनकी तस्दीक तो मैं आप ही से करूँगा। आपने पिछले दिनों एक बात की थी, या सिंध के हवाले से बात की, या मलीर के हवाले से, या कराची के हवाले से, आपने ये बात की थी कि सिंध में या कराची या मलीर में क्वालिफाइड रेफरी की कमी है। आप क्या समझते हैं? आपने मलीर के हवाले से बात की थी या कराची के हवाले से? देखिए, मैंने एक बात बिल्कुल की थी, क्वालिफिकेशन। देखो, क्वालिफाइड रेफरी कहते हैं किसको है? मैं क्वालिफाइड रेफरी उसको कहूँगा कि वो कवानीन की पासदारी करे, कवानीन लॉज ऑफ द गेम को जाने, फिटनेस उसकी अच्छी है, वो हर फिटनेस को पास कर सके, उसकी जो मैच के अंदर उनकी एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमें नज़र आए। लेकिन बदकिस्मती है, आप लोग देख रहे हो कि रेफरी का मयार इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से रोज़ाना ग्राउंडों में जो है झगड़े फसाद और ऐसे आप चीज़ें देख रहे हो जो नाखुशगवार मामला हमें देखने पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि मैं क्वालिफाइड उस रेफरी को समझूंगा जो इन तीनों चारों चीज़ों में उसको महारत हासिल हो। अगर मैंने किसी को सियासी बुनियाद पर रेफरी बनाया, मैं तो उसको रेफरी नहीं समझूंगा। अगर एक बंदे को 17 कवानीन फुटबॉल के लॉज ऑफ द गेम नहीं आते, मैं अगर क्वालिफिकेशन में था तो मुझे 17 से लेके 1 तक कवानीन याद थी, और फिर 1 से लेके 17 तक कवानीन मुझे ज़ुबानी याद थी। ला नंबर 17 अगर कहोगे, मैं आपको अभी भी बताऊंगा कि आप कोई भी कानून मुझे बीच से पूछ सकते हैं बेशक, कि कानून नंबर 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 1 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो मैं समझता हूँ जब तक हम कवानीन को, हमें इस मैदान में हम फुटबॉल जब खेलने जाते हैं, जब तक हमें कवानीन का पता नहीं होगा तो काय का क्वालिफिकेशन, काय का क्वालिफाइड रेफरी। जब हम फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते तो कैसा क्वालिफिकेशन? जब हम इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, भाई एक रेफरी को ये पता नहीं हो कि ऑफसाइड होता क्या है। एक रेफरी ने मुझे पिछले दिनों मुझे सवाल किया था कि उस्ताद, एक खिलाड़ी तो पीछे खड़ा था, एक खिलाड़ी तो पीछे, शायद ये सवाल आपको भी आया हो, एक खिलाड़ी तो पीछे खड़ा था, तो फिर ये काय का ऑफसाइड है? क्योंकि उसको रूल का पता नहीं था। लोगों को रूल का पता नहीं है कि ऑफसाइड रूल क्या है। ऑफसाइड रूल में है, अगर दो दफाई खिलाड़ी इस अटैकर के सामने होंगे या उसके पैरेलल होंगे, तब वो खिलाड़ी जो है ऑफसाइड नहीं होता। वरना अगर एक दफाई खिलाड़ी पीछे है, गोलकीपर आगे ये इधर है, तो उसको ऑफसाइड है। तो ये बदकिस्मती ये है कि हमारे, मैंने पहले भी कहा है ना, रेफरी को सिर्फ रेफरी बनना चाहिए तब वो क्वालिफाइड है। रेफरी अगर खिलाड़ी भी है, रेफरी अगर कोच है, रेफरी अगर ओहदेदार है, तो वो रेफरी नहीं है ना। हमारे पास चंद रेफरी हैं क्वालिफाइड, लेकिन अक्सर रेफरी हमारे क्वालिफाइड नहीं। सर बाहर के ममालिक में तो मैचेस चलाए जाते हैं, वहाँ पे 40-50 कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे की मदद से भी रेफरी काफ़ी सारे अपने फैसले जो है वो तब्दील भी कर सकता है, उस पर आ भी सकता है। हमारे पास वो कैमरों को भी फुकदान है, कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं, और कवानीन जो है उनको भी लागू नहीं करते हैं। तो किस तरह पाकिस्तान की फ़ुटबॉल तरक्की करेगी? देखिए, यही तो रोना है। इसी पर मैं हर वक्त यही बात करता हूँ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी सजेशन देता हूँ। अब याद रखना, FC अब कह रहा है अगर जिस मुल्क में वार नहीं होगी ना, उनकी रेफरी जो है वो एलीट में भी नहीं आएंगे। अब फीफा ने, FC ने कवानीन में ये वाज़े तौर पर दर्ज है कि जितने फुटबॉल एसोसिएशन हैं वो इन चीज़ों की तरफ आ जाए। अगर अभी फौरी तौर पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो उनकी तरफ आ जाए तो वो बेहतरी है फुटबॉल के लिए। अगर रेफरी ने कोई डिसीजन दे दिया, अगर उस डिसीजन में कोई गलती है, अगर वो रिव्यू ले रहा है, अगर वहाँ से उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो एक टीम का तो कम से कम हक नहीं मारा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो वार के पीछे बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटर के पीछे बैठे हुए लोग हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी गलती कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप में मैंने देखा है, आपने शायद देखा हो, अर्जेंटीना और सऊदी अरब का मैच, तो शुरुआत के लम्हे में जो गोल हुआ था, किसी ने चेक नहीं किया उसको। ना वार ने चेक किया, ना रेफरी ने चेक किया, ना गोल्डन टेक्नोलॉजी ने चेक किया। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को जब वार होगी, आपके पास गोल्डन टेक्नोलॉजी होगी, तो बहुत से जो मसाइल हैं ना, जो गलतियां हैं, वो कम से कम होंगी।
सर हमारे पास तो खैर आप जिस तरह कह रहे हैं कि वार की जो सहूलत नहीं है, मगर कभी कभी इस तरह भी होता है कि हमारे फुटबॉल जो ग्राउंडों में जो खेली जाती है, अगर छोटे मोटे जो कैमरों में कोई चीज़ आ भी जाती है, रेफरी की गलती उसमें होती है, मगर उसके बावजूद भी रेफरी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। मैं आपको एक कंफर्म बात बताऊं, देखें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में अगर ये कानून है या नहीं, लेकिन फीफा में ये कानून ज़रूर है। आपने देखा होगा कि जब वार रिव्यू लेता है तो वो कहाँ जाता है, वो एक छोटे स्क्रीन के सामने खड़ा होता है। लेकिन जब आपने क्रिकेट में देखा है ना, जब वो रिव्यू लेता है ना, पूरे स्क्रीन में पूरे तमाशे भी देखते हैं, पूरे वो तमाशे भी देखते हैं, हम सब देखते हैं। लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है। फुटबॉल में कोई बंदा मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। अगर कोई बंदा ने क्यों न कर कोई सही डिसीजन रिकॉर्ड की हुई, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। बात मानी जाएगी मैच कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दिया है, जो वकू हुआ है। अगर उसने कोई चीज़, हमारे प्रीमियर लीग में भी मैचेस रिकॉर्ड होते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम भी उस वीडियो को देखते हैं। हम मैच कमिश्नर होते हैं तो हम भी उन चीज़ों को देख के फिर अपना डिसीजन भी लिख के देते हैं। ये चीज़ें हैं, प्रीमियर लीग के मैचों में हर मैच जो है वो रिकॉर्ड होता है। फिर उनकी मदद से भी हम कुछ चीज़ देखते हैं जो जहाँ पर हमें डाउट होता है। सर अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो पाकिस्तान में हर किसी का एक फेवरेट टीम होता है, यकीन तो आपका भी। तो खैर मैं कहूँगा तो आप पाकिस्तान को जो ज़्यादा पसंद करें, पाकिस्तान की टीम तो शामिल नहीं है, पर इस वक्त करंटली 32 टीमों में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैं 32 टीमों, मेरा कोई भी फेवरेट टीम नहीं है, सारे मेरे फेवरेट टीम है। लेकिन मेरा एक टीम फेवरेट है, वो है रेफरी टीम। दैट्स ऑल। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने उन रेफरीज को, उन कोचेस को, उन खिलाड़ियों को? आप यकीन करें, मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप ईमानदार होकर काम करें, अपने काज का सच्चे हों। जो फीफा के कानून है, आइन है, जो रेगुलेशन है, जो लॉज ऑफ द गेम है, उनके लिए फ़ाइट करो, उनको इम्प्लीमेंट करो। अगर आप इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करोगे, आइन को इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप लेवल तक जाएगा। अगर हम समझते हैं कि हम बस हमें यहीं पर जो है ना फुटबॉल खेलनी है और हम वर्ल्ड कप, एशियन कप, ओलंपिक में हमें जाना नहीं है, तो बेशक आप अपने कवानीन बनाओ, कवानीन को तोड़ो। मुझे तो इतना बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में जब टूर्नामेंट होते हैं, जब मैच अबडेंट हो जाता है, तो उनके फैसले भी जो है ना, उनके फैसले भी लोग कवानीन के मुताबिक नहीं करते, अपने फैसले तोप देते हैं। भाई जो कवानीन है, हमें कवानीन के मुताबिक चलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मामला होता है, भी कानून को हम सहारा नहीं लेते। जब ग्राउंड की मार्किंग का मामला होता है, भी कवानीन नज़र नहीं आता। जब रेगुलेशन टेक्निकल मामला होते हैं, वहाँ पर भी कोई कानून नज़र नहीं आता। जब तक ये जो मुल्क हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप कह रहे हैं ना, वो सब कानून का। मैं आपको मिसाल क्या दूँ, मोहम्मद बिन अम्माम, वो एफसी का प्रेसिडेंट था। जब फीफा ने उस पर तायद बैंड लगाया ना, तो कतर के तमाम फुटबॉल वालों ने फीफा का साथ दिया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क में क्या है, अगर नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनती है तो तमाम ग्रुप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास जाता है, चाहे वो गलत करे या सही। अगर कोर्ट अगर कोई फुटबॉल काम करता है, तमाम रेफरी, तमाम कोच, तमाम टीमें उनकी सपोर्ट करना शुरू करते हैं। हालांकि कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी जो है कोर्ट का बनाया हुआ या कोई बंदा कोर्ट में जाके फुटबॉल के मामला लेके जाएगा, उन पर ऑटोमेटिक 5 साल की पाबंदी है। इसी तरह अभी मुतवाज़ी ग्रुप कायम हुआ, मुतवाज़ी ग्रुप में भी मैंने उन्हीं लोगों को देखा, वही कोच, वही खिलाड़ी, वही रेफरी। जब तक हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे, जब कानून के साथ हम खड़े होंगे, तब फुटबॉल तरक्की करेगा। आप यकीन करो, मैं तो कहता हूँ अगर हम कानून, आइन और फीफा के कवायद और ज़वाबित हैं, जो फुटबॉल के कवानीन हैं, उन पर हम नहीं अमल करेंगे ना, तो हम भूल जाएं कि कहीं पाकिस्तान की फुटबॉल आगे आएगा, हम तरक्की करेंगे। नामुमकिन।